गुड मॉर्निंग सबको। पेज निकाल लो अपना। चलिए, चैप्टर 17 लेखक है इसके भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, अब इनका जो जन्म है वो हुआ सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। ठीक है, 1905 में हुआ, पंजाब में हुआ, जिला सोहाना था और गांव अंबाला, जिला अंबाला था और गांव सोहाना था। ठीक है, फिर है उनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? हरनाम दास था। ठीक है, उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया और अनन्य हिंदी सेवी, उन्होंने बचपन से ही हिंदी की सेवा की, हिंदी को महत्ता प्रदान की। वो कौशल्यायन जी जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। सारा जीवन किसमें समर्पित कर दिया उन्होंने? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाने में, लोगों को अपनाने में, उसके उपदेश देने में, उसकी विशेषताएं बताने में। ठीक है, फिर वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। वर्धा जो है जिला है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये गांधी जी के साथ बहुत समय तक रहे और सन 88 में उनका निधन हो गया। 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है। ठीक है, जो प्रकाशित हो चुकी है 20 से ज्यादा है, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि, जो ये है ये रचनाएं प्रमुख है। ठीक है, फिर है बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित उनके जो मूल ग्रंथ हैं वो भी है और कईयों का उन्होंने अनुवाद भी किया है, वो भी बहुत है, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, जातक कथाएं मतलब भिक्षुओं से संबंधित जो कथाएं हैं उनका जो उन्होंने अनुवाद किया वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की। इन्होंने क्या किया था? देश और विदेश में भ्रमण किया था, जिससे उनको काफी अनुभव हो गया था और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया और जो रचना निर्माण की जो क्षमता होती है उसको भी समृद्ध किया, उसको भी आगे बढ़ाया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, क्या क्या कार्य किया उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रयाग समिति और वर्धा के माध्यम से, इन सबके माध्यम से देश विदेश में क्या किया? हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से विशेष प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से, और गांधी जी जो कार्य करते थे उससे विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत जो है वो काफी चर्चित रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है कि संस्कृति और सभ्यता दोनों आखिर है क्या। इनके जो कठिन से कठिन प्रश्न है उनका हल खोजने में हमें प्रेरित करता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तु है या वो अलग अलग है। वे क्या करते हैं? सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि सभ्यता क्या है? संस्कृति का ही परिणाम है।
ठीक है, ये मानते हुए वो कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, मनुष्य की संस्कृति को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी प्रकार बांटा नहीं जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। जो लोग संस्कृति का बंटवारा कर देते हैं, ऐसे लोगों पर लेखक को आश्चर्य भी होता है और उनकी सोच पर वो दुख भी प्रकट करते हैं। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, ठीक है, लेखक के अनुसार उनकी दृष्टि में जो चीज मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, मनुष्य का कल्याण करने वाली नहीं है, उसे ना तो हम सभ्यता कह सकते हैं, ना ही हम संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति दोनों में ही मनुष्य का कल्याण होना चाहिए और ये बिल्कुल सही भी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? संस्कृति, ठीक है। अब संस्कृति हमारा जो चैप्टर का नाम है, ये यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, ठीक है, और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। लेखक कह रहा है कि दो शब्द ऐसे हैं, सभ्यता और संस्कृति, जो ये जो दोनों शब्द हैं वो लोगों की समझ में बहुत कम आते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, लेकिन इनका उपयोग जो है वो बहुत अधिक होता है। हर जगह सभ्यता संस्कृति के नाम पर बातें होती है, ठीक है। और क्या है, और ये दोनों शब्द कौन से हैं? सभ्यता और संस्कृति, जो कि लोगों की समझ में कम आते हैं, लेकिन लोग ही इनका उपयोग भी ज्यादा करते हैं। ये दो लाइन समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आगे कह रहे हैं कि इन दो शब्दों के साथ, जब ये जो दो शब्द हैं, कौन सा? एक सभ्यता और दूसरी संस्कृति, इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, इनके आगे जब हम विशेषण लगा देते हैं जो कि उनकी विशेषता बताए, ठीक है ना, तो क्या होता है? उदाहरण के लिए लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जब इन दो शब्दों के साथ विशेषण लगा दिए जाते हैं, तब तो फिर भी वो हमारी समझ में आ जाते हैं, ठीक है, तब तो वो फिर भी हमारी समझ में आ जाते हैं। जैसे विशेषण का प्रयोग करके लेखक ने लिखा, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इस सभ्यता के आगे ये विशेषण लगा दिया आध्यात्मिक, ठीक है, इस सभ्यता के आगे उन्होंने भौतिक लगा दिया, ये विशेषण लगा दिया। आई बात समझ में? तो भौतिक सभ्यता तो क्या है? हमारे रहने सहने और जीवन जीने का तरीका, ये तो भौतिक सभ्यता हो गई। आध्यात्मिक सभ्यता जो मतलब इस लोक से परे, भगवान से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, वो कौन सी सभ्यता हो गई? आध्यात्मिक सभ्यता। तो ये दो विशेषण जब हमने लगा दिए, तो हम फिर भी थोड़ा बहुत इसका उपयोग समझ गए, इसमें थोड़ा सा अंतर पहचान गए कि भौतिक सभ्यता क्या है, आध्यात्मिक सभ्यता क्या है, ठीक है। और तब दोनों शब्दों का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है कि तब हम थोड़ा बहुत इनका अर्थ समझ जाते हैं, और वो भी गलत सलत हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसको भी हम गलत या सही समझ लेते हैं, उसको भी हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। कब? जब इन शब्दों के आगे यदि विशेषण लगा दिए जाए तो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से समझ में आए ये हम नहीं कह सकते। फिर कह रहे हैं कि क्या यह एक ही चीज है? लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या हम सभ्यता और संस्कृति को एक ही माने, ठीक है, क्या दोनों एक ही चीज है, या फिर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या फिर ये दो अलग अलग चीजें हैं? कौन सी दो अलग अलग चीजें? किसके लिए हम किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, संस्कृति और सभ्यता, इन दो शब्दों की बात करें। लेखक कह रहा है कि क्या ये दोनों चीज एक ही है या फिर ये अलग अलग है? यदि ये चीजें दो है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? हम कैसे पहचानेंगे कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, क्या अंतर इसका है? तो इस अंतर को हमें अपने तरीके पर समझने की कोशिश कर, तो इस अंतर को हमें अपने तरीके से समझना होगा, ठीक है। लेखक क्या कह रहा है, यदि ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं तो इसमें क्या अंतर है, उसको हमें अपने तरीके से समझना होगा। अब जैसे मान लो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि कल्पना कीजिए
मान लो उदाहरण दिया कि यदि हमने कल्पना की उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है, ठीक है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। कल्पना हमने कर ली कि आदिम मनुष्य था, वो आग से परिचित नहीं था, आग के बारे में नहीं जानता था। ये कह रहा ना जिसका आग से साक्षात नहीं हुआ था, मतलब वो आग के बारे में जानता नहीं था। धीरे धीरे क्या किया उसने, आग को खोजा, उसका आविष्कार किया, ठीक है। और उस आग के आविष्कार का ही परिणाम है कि हम उस आग को आज भोजन और कई कामों में उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। उस आग के आविष्कार का ही परिणाम है कि आज हर घर में चूल्हा जलता है। मतलब वो आग जो है वो भोजन पकाने के काम में आती है और भी कई कामों में काम आती है। तो जिस भी आदमी ने सबसे पहले आग को खोजा, उसका आविष्कार किया, तो वो कितना बड़ा आविष्कारक माना जाएगा? माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आग आज हमारे कई काम आती है ना। उसने खोजा ना, उस चीज को खोजा, तो उसको हम बहुत बड़ा आविष्कारक मानेंगे, ठीक है। फिर लेखक क्या कह रहा है, या फिर आप कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जब मनुष्य सुई और धागे के बारे में जानता ही नहीं था। सुई कैसी बनाई जाएगी, धागा कैसे बनेगा, उसको पिरोया जाएगा, फिर उससे कपड़े सिले जाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें मतलब इन चीजों का पता ही नहीं था। क्या करते थे पहले लोग, पेड़ों के पत्ते लपेट लेते थे अपने, ठीक है ना। पेड़ों के पत्ते उनके वस्त्र थे। कच्चा, आग से पहले लोग कच्चा मांस खाते थे, जीव जंतुओं को पता ही नहीं था आग के बारे में, तो उनका जीवन ऐसा था। आग का आविष्कार किया तो वो इतना बड़ी बात हो गई कि आज वो बहुत ज्यादा उपयोग में काम आने लगी है, ठीक है। तो जब मनुष्य को सुई धागे का बिल्कुल भी परिचय नहीं था, जानता ही नहीं था उसको, और जिस मनुष्य के दिमाग में पहले ये बात आई होगी, और जिस किसी भी मनुष्य ने सबसे पहले ये बात सोची होगी कि सुई कैसे बनाई जाए, ठीक है, कि लोहे के एक टुकड़े को बिल्कुल घिसा जाए, उसके एक छिरे में छेद कर दिया जाए, ठीक है, और छेद में फिर धागा पिरोया जाए, और फिर उसके कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। फिर उसने दो कपड़ों को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और वो भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा, वो भी बहुत बड़ा आविष्कारक माना जाएगा कि उसने सुई धागे का आविष्कार किया। उस सुई धागे के आविष्कार के बल पर आज हम सर्दी गर्मी से बच जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। हमें पेड़ पत्तों की जरूरत नहीं पड़ती है, आज हम एक से बढ़कर एक कपड़े पहनते हैं। किसके बल पर? उस सुई धागे के बल पर। पहनते कि नहीं पहनते? जब कपड़ों को सिला जाता है तभी तो हम पहनते हैं उनको। ये थोड़ी कि इस कपड़े को ही लपेट लिया, और कपड़े भी धागे से बने हैं। कपड़े भी ऐसे तुम्हारे सामने थोड़ी आ गए कि सिर्फ कपड़ा ही आ गया, उसको भी धागे का जब आविष्कार हुआ तो उस धागों से फिर कपड़ों को बनाया गया, ठीक है ना। हर कपड़ा किससे बनता है? धागे से बनता है। आई ना बात समझ में? तो उसको भी क्या मानेंगे कि वो भी कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा, आग को खोजने वाला और सुई धागे को खोजने वाला। फिर आगे लेखक कह रहा है कि इन्हीं दो उदाहरणों पर जो लेखक ने उदाहरण दिए ऊपर, आग का और सुई धागे का, इस पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है, ध्यान से समझना है सब लोग इसको, ठीक है। पहले उदाहरण में एक चीज क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति। पहली चीज क्या है? किसी भी व्यक्ति विशेष में आग का आविष्कार करने की शक्ति होना। उसमें यह शक्ति है कि उसने आग का आविष्कार किया, मतलब आग को खोजा, ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज क्या है? आग का आविष्कार। दो चीज है यहां पर। पहली तो उस आविष्कार करने की शक्ति उसके अंदर थी, और फिर उसने उसका आविष्कार कर दिया। आई बात सबके समझ में? क्या ध्यान रखना है हमें इसमें? इन उदाहरणों में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? एक तो उसको ही आग को
आविष्कार करने की शक्ति उसके अंदर थी नहीं थी, उसमें इतनी शक्ति थी तभी उसने आग का आविष्कार किया। यदि उसमें शक्ति नहीं होती तो आग का आविष्कार नहीं कर पाता। आई ना बात समझ में? और जब उसमें शक्ति थी तब उसने दूसरी चीज क्या कर दी, उस आग को प्रकट कर दिया। ये बात मेरी समझ में आ गई सबके? Yes, ma'am. ठीक है। फिर इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी क्या है, सुई धागे के उदाहरण में भी एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। दोनों उदाहरण में क्या दो बातें सामने आई है, एक तो उस चीज का आविष्कार करने की शक्ति उसके अंदर होना, ठीक है, और फिर उसको सामने प्रकट कर देना, आविष्कार कर देना। मान लो आग, जब अगर आदि मानव इस पत्थरों को नहीं ठोकता, ठोक 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 कर उसने आग पैदा की, ठीक है, अगर उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती, वो परेशान हो जाता, हताश हो जाता, निराश हो जाता, या लापरवाह होता, या कामचोर होता, या कमजोर होता, तो वो आग का आविष्कार नहीं कर पाता। उसके अंदर शक्ति थी तब उसने आग को खोजा, ठीक है ना, और फिर उसको सबके सामने ला दिया। ऐसे ही जो उसने सुई बनाई, उसने क्या उसके दिमाग चला, उस इतने बड़ी लोहे की छड़ को उसने कितना पतला किया होगा, कैसे उसमें छेद निकाला होगा, कैसे उसका अगला सिरा नुकीला किया होगा, तो उसके अंदर इतनी शक्ति थी तब उसने ये काम किया। नहीं तो हम और तुम जैसे कोई नया आविष्कार करे, कर सकते हैं ना, यदि हमारे अंदर शक्ति हो तो। पहली चीज क्या है, उस चीज को करने की शक्ति होना, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, उस चीज को सबके सामने ला देना। आ गई सबके बात मेरी समझ में, ये वाली दोनों? Yes, ma'am. सबके समझ में आ गई? अर्पित समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है लेखक कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, यानी कि उस व्यक्ति को जो उसमें योग्यता थी, उसकी जो प्रवृत्ति थी, जो उसकी आदत थी, और जिस चीज से वो प्रेरित हुआ, जिस चीज के बल पर वो प्रेरित हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ, सुई धागे का आविष्कार हुआ। उसकी योग्यता ने, उसकी प्रवृत्ति ने और उसकी प्रेरणा ने सुई धागे का आविष्कार किया, ठीक है। वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। इसको हम क्या कहेंगे, जो चीज हमारी योग्यता, यदि हमारी प्रवृत्ति, हमारी आदत, ठीक है, हमें प्रेरित करे, किसी चीज को बनाने के लिए हमें प्रेरित करे, उसको हम क्या कहेंगे, संस्कृति। आई बात सबके समझ में? यदि हमारी योग्यता, हमारी आदत हमें किसी चीज का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृति। आ गई संस्कृति किसे कहते हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फिर क्या है, तो क्या हो गया, संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, ठीक है, वो संस्कृति हो गई। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, उस संस्कृति ने जो हमें आविष्कार करने की प्रेरणा दी, वो क्या है, जो चीज उसने फिर अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। वापस समझो, देखो, हमारी योग्यता ने और हमारी प्रवृत्ति ने हमें प्रेरित किया किसी चीज का आविष्कार करने के लिए, उसको हमने कहा संस्कृति, ठीक है। अब उस संस्कृति से जो आविष्कार हुआ, और उस आविष्कार ने, जो उस आविष्कार का जो रूप था, वो सबके लिए उपयोगी बना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उसे हम क्या कहेंगे, सभ्यता। आई बात सबके समझ में? Yes, ma'am. सबके समझ में आई? सभ्यता Yes, सबके ma'am. समझ में आ गई? सभ्यता सबके समझ में आ गई? देवांशु किसे कहते हैं Yes, सभ्यता? ma'am. मैम, जो संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जिससे हम दूसरों को जो उपयोगी है और हमारे लिए जो उपयोगी है, उसको कहते हैं हाँ, सभ्यता। हाँ, जो हमने संस्कृति के बल पर जो आविष्कार किया, जो हमारे लिए और दूसरों के लिए उपयोगी बना, उसे हमने क्या कहा, सभ्यता। ठीक है, क्लियर सबके दोनों चीजें?
Yes, ma'am. ठीक है। अब फिर क्या है, जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, ठीक है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। पहली चीज यहाँ पर क्या है, संस्कृति। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति में जो संस्कृति जितनी अधिक है और जितनी परिष्कृत है, मतलब जितनी सुधारी हुई है, जितनी शुद्ध है, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति भी उतना ही अधिक क्या होगा, वैसा ही परिष्कृत, वही से वैसा ही शुद्ध आविष्कारक होगा। कैसा व्यक्ति, जिसके अंदर संस्कृति जितनी अधिक है, ठीक है ना, संस्कृति जितनी अधिक है मतलब उसके अंदर योग्यता, उसकी प्रवृत्ति और उसको प्रेरणा करने की शक्ति जितनी अधिक है, ठीक है, वो व्यक्ति उतना ही शुद्ध आविष्कारक होगा, उतना ही अच्छा आविष्कारक माना जाएगा। समझ में आई ये बात सबको? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब ये अपना चैप्टर जो है यहाँ पर आज खत्म होता है, बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय सबको। Okay, ma'am. ओके बेटा। एक बार सारे बच्चे पढ़ लेना इस चीज को।